उसके बाद हमारा सबसे लास्ट पॉइंट आता है, वो आता है सैलरी। तो अब मैं आपको ये बताता हूँ कि सैलरी सबसे ज़्यादा कहाँ है, यूके में ज़्यादा है या फिर आयरलैंड के अंदर ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा सैलरी इन दोनों में अगर हम लोग बात करते हैं तो इसके अंदर हेलो, हाँ जी, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप चौहान। आप देख रहे हैं चौहान यूके वाइब्स। इस वाली वीडियो में हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है यूके और आयरलैंड को कंपेयर करेंगे। क्योंकि जो भी इंटरनेशनल नर्सेस, जो चाहे इंडिया से हो, बांग्लादेश से हो, पाकिस्तान से हो, बाकी किसी भी होम कंट्री से हो, जो इंटरनेशनली काम करना चाहते हैं या फिर अब्रॉड में जाके काम करना चाहते हैं, उनके लिए यूके और आयरलैंड काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। और काफ़ी सारे लोग सर्च भी करते हैं, यूके और आयरलैंड को कंपेयर भी करते हैं कि इन दोनों में से कौन सी कंट्री ज़्यादा अच्छी है। काफ़ी सारे लोगों ने मुझे मैसेज भी किया है इंस्टाग्राम पे, और काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट भी किया है कि आप आयरलैंड के बारे में बताएं, यूके और आयरलैंड को कंपेयर करें कि बेस्ट कौन सी है, कौन सी कंट्री है और कहाँ पे अच्छी फैसिलिटीज़ हैं नर्सिस के लिए, अच्छी सैलरी कहाँ पे है, और जो प्रोसेस है वो कैसा है, दोनों कंट्रीज़ का ईजी कौन सा है और हार्ड कौन सा है। वो सारी चीज़ें हम लोग इस वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जैसे आप सभी लोगों को पता है कि मैं यूके में एज ए रजिस्टर्ड नर्स काम करता हूँ, और बाकी जितनी भी मेरी वीडियोस हैं वो नर्सिंग से रिलेटेड हैं और यूके से रिलेटेड हैं कि यूके में जो नर्सिंग होती है वो कैसे होती है, और एज ए रजिस्टर्ड नर्स आप यहाँ पे कैसे काम कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे जाएंगे तो आपको ये सारी चीज़ें काफ़ी डिटेल में मिल जाएंगी। इस वाली वीडियो में हम लोग कंपेयर करेंगे यूके और आयरलैंड की जो नर्सिंग है, जो भी स्टाफ नर्स होती हैं, जो भी इंटरनेशनल नर्सिस होती हैं, जब वो आयरलैंड आती हैं, यूके आती हैं, तो उनका प्रोसेस क्या होता है, सारी चीज़ें हम लोग इस वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मेनली हम लोग 3 पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट होगा, जो कि हमारा सबसे पहला स्टेप होता है इंटरनेशनल नर्सिस के लिए बाहर आना। तो उसके लिए जो सबसे पहला स्टेप होता है वो आता है आपका इंग्लिश टेस्ट, जो कि आपका जो बेसिक इंग्लिश टेस्ट होता है, जैसे कि ओईटी और आइल्स एक्सेप्टेबल है यूके के अंदर और आयरलैंड के अंदर। पहले उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे जो प्रोसेस है, कि प्रोसेस कहाँ का ईजी है, कहाँ का हार्ड है। पूरा प्रोसेस हम लोग समृद्ध मैं आपको बताऊंगा कि यूके के अंदर क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। आपका जो प्रोसेस होता है फर्स्ट टू लास्ट स्टेप क्या होता है। उसके बाद जो आयरलैंड के अंदर जो फर्स्ट टू लास्ट स्टेप होता है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो आप लोग दोनों के जो प्रोसेस हैं उसको आप कंपेयर कर सकते हैं। जो हमारा तीसरा पॉइंट होगा वो होगा कि हमारी जो सैलरी है, सैलरी का काफ़ी एक डिफरेंस है दोनों कंट्रीज़ के बीच में। कहाँ पे ज़्यादा अच्छी सैलरी है और कहाँ पे थोड़ी कम सैलरी है, वो भी हम लोग इस वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आयरलैंड के पास एक प्लस पॉइंट है जो कि काफ़ी अच्छा है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आप उसको कहीं पे सर्च करेंगे तो आपको शायद नहीं मिलेगा, वो कि हम लोग इस वाली वीडियो के अंदर डिस्क्लोज करेंगे। तो आप वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहें और इस वीडियो को लास्ट तक देखें, ताकि मैं आपको बताऊंगा कि वो पॉइंट कौन सा है कि जहाँ पे आपको आयरलैंड के अंदर आपको बेनिफिट मिलेगा एज़ कम्पेयर टू यूके। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ओईटी या फिर आइल्स की। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, यूके के अंदर आपको रीडिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग के अंदर आपको बी चाहिए होता है, और जो राइटिंग है उसके अंदर जो सी प्लस आपका स्कोर चाहिए होता है। वैसे ही आइल्स के अंदर आपको रीडिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग के अंदर आपको 7 स्कोर करना होता है, और राइटिंग के अंदर आपको 6.5 आपका एप्लीकेबल है। और वैसे ही अगर आयरलैंड की साइड देखते हैं, तो आयरलैंड के अंदर आपको कोई भी 3 मॉड्यूल के अंदर आपको बी लेके आना है, और किसी भी एक मॉड्यूल में अगर आपका सी प्लस आता है तो वो एक्सेप्टेबल है। वैसे ही आइल्स के अंदर, आयरलैंड के अंदर अगर आपकी 3 मॉड्यूल के अंदर अगर आपके 7 आते हैं, और किसी एक मॉड्यूल के अंदर जो कि कोई पर्टिकुलर नहीं है, जैसे यूके के अंदर आपका खाली राइटिंग के अंदर ही सी प्लस आ सकता है। अगर बाकी किसी मॉड्यूल में अगर राइटिंग को छोड़ के अगर आपके स्पीकिंग, रीडिंग या फिर लिसनिंग में अगर आपका सी प्लस आ जाता है, तो आपका वो स्कोर एक्सेप्टेबल नहीं होता है। पर आयरलैंड के अंदर किसी भी एक मॉड्यूल के अंदर अगर आपका सी प्लस आता है, चाहे वो रीडिंग हो, चाहे लिसनिंग हो, स्पीकिंग हो या राइटिंग हो, तो आपका वो एक्सेप्टेबल है। पर बाकी जो 3 मॉड्यूल्स हैं उसके अंदर आपका बी स्कोर होना ही चाहिए। तो थोड़ी रिलैक्सेशन है आयरलैंड की साइड इसके अंदर। तो काफ़ी सारी जो नर्सेज हैं जो कि ओईटी के अंदर सही से स्कोर नहीं कर पा रही हैं। जैसे किसी का एक पॉइंट वीक है, अगर उनकी रीडिंग अगर वीक है, अगर जब उनकी रीडिंग वीक है तो वो सी प्लस अगर स्कोर करती हैं रीडिंग के अंदर, तो वो यूके नहीं जा सकती हैं, क्योंकि यूके के अंदर खाली राइटिंग के अंदर सी प्लस एक्सेप्टेबल है। और पर आयरलैंड के अंदर उनके लिए एक ओपन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अगर उनका सी प्लस आता है रीडिंग के अंदर, बाकी 3 मॉड्यूल्स के अंदर अगर उनको बी आते हैं, तो ये जो स्कोर है वहाँ पे एक्सेप्टेबल है और आप वहाँ पे एज ए रजिस्टर्ड नर्स काम कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग सेकंड पॉइंट डिस्कस करते हैं, जो है हमारा प्रोसेस। जैसे कि आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी, अगर काफ़ी डिटेल में अगर आपको देखना है यूके के प्रोसेस के बारे में, तो मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हैं, आप मेरे चैनल पे जाके उनको देख सकते हैं। पर मैं एक बार फिर से आपको समराइज कर देता हूँ और जो प्रोसेस होता है, तो काफ़ी ईजी प्रोसेस है एज़ कम्पेयर टू आयरलैंड। अगर हम लोग यूके का प्रोसेस देखें, इसके अंदर इनिशियली फेज जैसा ओईटी होगा। ओईटी के अंदर भी अगर आप किसी एजेंसी को आप प्रीफर करते हैं, वो आपकी कोचिंग भी करवाती है, और आपका जो बाकी प्रोसेस है वो भी करवाती है। उनकी कोचिंग की फीस आपको देनी होती है। जो भी फीस आपकी लग रही हैं वो सारी की सारी आपकी एनएमसी के थ्रू या फिर एनएचएस के थ्रू आपको वापस कर दी जाती हैं, आपको रिफंड कर दी जाती हैं।
तो आपका पहला स्टेप हो गया आपका ओईटी आपको देना है, उसके बाद आपका होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो कि हमारा सीबीटी है, वो आपको देना है, वो आपको एग्ज़ाम वहाँ पे क्लियर करना है, ये सारी चीज़ें आपकी इंडिया में होती हैं। उसके बाद एनएमसी का स्टेज 1 रजिस्ट्रेशन होता है, उसके बाद स्टेज 2 रजिस्ट्रेशन होता है एनएमसी का, ये भी आपका इंडिया के अंदर ही होता है। जैसे ही आपका एनएमसी का रजिस्ट्रेशन हो जाता है, फिर उसके बाद आपका एक डिसीजन लेटर आता है जिसको हम लोग ऑफर लेटर बोलते हैं, वो आपके पास आता है और उसके बाद आपका आता है सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप। जैसे ही आपका सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप आता है, उसके बाद आपका वीज़ा बन जाता है। जो वीज़ा होता है उसकी जो फ़ीस होती है, काफ़ी सारी एजेंसीज़ हैं, सॉरी काफ़ी सारे ट्रस्ट हैं जो कि आपकी जो वीज़ा की फ़ीस है वो आपको पे करते हैं यहाँ पे। काफ़ी सारे ट्रस्ट हैं जो कि आपको वीज़ा की फ़ीस पे नहीं करते हैं, पर वो आपको बाद में यहाँ पे आने के बाद आपकी रिफ़ंड कर देते हैं। तो जैसे आपका वीज़ा आता है, टिकट्स आती है, आप यहाँ पे आ जाते हैं यूके के अंदर। फिर यूके के अंदर आपका जो लास्ट स्टेप है वो होता है आपका ओस्की। ओस्की का जो एग्ज़ाम होता है वो इनकी तरफ से ही होता है, इनकी तरफ से स्पॉन्सर्ड होता है। आपको उसके लिए कोई फ़ीस पे नहीं करनी। जो भी फ़ीस होती है वो सारी आपका ट्रस्ट पे करता है, आपको उसके लिए कुछ भी नहीं करना है। उसके अंदर अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लेते हैं अपने एग्ज़ाम को तो ठीक है। अगर आप सेकंड अटेम्प्ट में उसको क्लियर करते हैं, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर आप फेल हो जाते हैं, तो उसके अंदर जो 50% जो आपकी फ़ीस होती है वो आपके ट्रस्ट के थ्रू होती है और 50% आपको पे करनी होती है। पर तब तक आपकी सैलरी आ गई होती है फर्स्ट मंथ की, तो उसके अंदर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद से भी वो फ़ीस पे कर सकते हैं क्योंकि आपकी अच्छी खासी सैलरी आपके अकाउंट में आ जाती है। तो जिस दिन आप यूके में आते हैं, अगर आपका एग्ज़ाम क्लियर भी नहीं हुआ है, पर आपकी सैलरी उस दिन से स्टार्ट होती है और एट द एंड ऑफ द मंथ आपकी सैलरी आपके अकाउंट में आ जाती है। तो जो ये यूके का प्रोसेस है ये काफ़ी ईज़ी है और काफ़ी जल्दी भी हो जाता है। इसलिए काफ़ी सारे लोग यूके को प्रेफ़र करते हैं क्योंकि जो उनका प्रोसेस है वो काफ़ी ईज़ी है और काफ़ी फ़ास्ट है एज़ कम्पेयर टू आयरलैंड। और एक अच्छा ऑप्शन ये भी है कि अगर आप यूके में आते हैं तो यूके का एक पार्ट है नॉर्दर्न आयरलैंड। अगर आपको आयरलैंड जैसी ही अगर आपको वादियाँ पसंद है या फिर आपको नेचर पसंद है, तो आप एज़ ए रजिस्टर्ड नर्स नॉर्दर्न आयरलैंड के अंदर काम कर सकते हैं, जो कि यूके की तरह ही आपका पूरा प्रोसेस होता है क्योंकि वो यूके का ही पार्ट है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सेकंड, जो कि है हमारा आयरलैंड। आयरलैंड का प्रोसेस थोड़ा टफ बताते हैं, थोड़ा मुश्किल बताते हैं और थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग भी है और बताते ही नहीं असली में है एज़ कम्पेयर टू यूके। थोड़ा लेंथी प्रोसेस है और थोड़ा मुश्किल प्रोसेस है। तो चलिए उसको हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपके यूके के लिए जैसे आपको अपना पहला एग्ज़ाम आपको क्लियर करना होता है ओईटी या फिर आइल्स, वैसे ही आपको सबसे पहले अपना एक इंग्लिश एग्ज़ाम क्लियर करना होगा ओईटी या फिर आइल्स। उसके बाद जो सेकंड चीज़ आती है वो आती है आपका एनएमबीआई में आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है। जो नर्सिंग एंड मिडवाइफरी बोर्ड ऑफ आयरलैंड है उसके अंदर आपका रजिस्ट्रेशन होगा। जैसे आपका यूके के अंदर होता है एनएमसी, नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल, यूके की जो काउंसिल है वहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन होता है। वैसे ही आपका जो आयरलैंड का जो काउंसिल है एनएमबीआई, वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है। उसकी जो फीस होती है वो 350 यूरो होती है। अगर हम लोग इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करके देखते हैं तो लगभग 30,000 रुपये होती है। और अगर सेम वही यूके के अंदर भी जो एनएमसी की जो फीस होती है, फर्स्ट स्टेज रजिस्ट्रेशन की 15,000 होती है, सेकंड स्टेज रजिस्ट्रेशन की भी 15,000 होती है, तो टोटल मिला के वो भी 30,000 के अराउंड ही पड़ती है। तो दोनों की जो कॉस्ट है वो सेम है। पर जो एनएमबीआई होती है इसके अंदर आपको जितने भी अपने डॉक्यूमेंट्स होते हैं ये सारे आपको अटेस्टेड कराने होते हैं। आपको अपने जहाँ से आप पास आउट हैं जिस कॉलेज से, वहाँ से आपको एक अटेस्टेड सर्टिफिकेट लेना होता है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेना होता है। बाकी जिस हॉस्पिटल में आप काम करते हैं वहाँ से आपको अटेस्टेड सर्टिफिकेट लेना होता है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेना होता है। वो सब अटेस्ट करवा के फिर आपको एनएमबीआई को भेजना होता है। उसके बाद वो लोग उसका वेरिफिकेशन करते हैं। उसके वेरिफिकेशन के बाद आपको रिस्पॉन्ड करते हैं। अगर वो आपका पॉजिटिव फीडबैक होता है और अगर आप एप्लीकेबल हैं, उसके बाद आपको डिसीजन लेटर मिलता है। वहीं अगर आप यूके का प्रोसेस करते हैं, एनएमसी में प्रोसेस करते हैं, तो ये जो प्रोसेस होता है काफ़ी ईजी और काफ़ी फास्ट होता है। ठीक है, तो आपका जो सेकंड स्टेप था वो था आपका एनएमबीआई के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन। उसके बाद जो थर्ड स्टेप है वो है आपका डिसीजन लेटर। जैसे ही आप अपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे और जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट्स अगर आपके वेरीफाई होते हैं और आप एप्लीकेबल हैं, उसके बाद आपके पास डिसीजन लेटर आपके पास आ जाता है। जैसे ही आपके पास डिसीजन लेटर आता है, फिर उसके बाद आपको कोई एम्प्लॉय ढूंढना होता है। आप एजेंसी के थ्रू भी आप ढूंढ सकते हैं। उसके बाद आपको वहाँ पे जॉब अप्लाई करनी पड़ती है आयरलैंड के अंदर। एज़ कम्पेयर टू यूके, आयरलैंड के अंदर थोड़ा जॉब ढूंढना काफ़ी मुश्किल है और यूके के अंदर जॉब ढूंढना काफ़ी ईजी है क्योंकि ज़्यादातर जो एम्प्लॉयर्स होते हैं वो यूके के लिए और ज़्यादातर जो एजेंसीज़ होती हैं वो यूके के लिए लोगों को रिक्रूट करती हैं क्योंकि यहाँ पे जॉब काफ़ी ईजी मिल जाती है और क्योंकि पॉपुलेशन भी एज़ कम्पेयर टू आयरलैंड काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे और जो नर्सिस की जो नीड है वो भी काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू आयरलैंड। तो यहाँ पे जो जॉब है वो काफ़ी ईजी तरीके से आपको मिल जाती है। तो आफ्टर डिसीजन लेटर आपको यहाँ पे आपको एम्प्लॉयर सर्च करना है, आपको अपने लिए जॉब सर्च करनी है। जैसे आपको यहाँ से जॉब मिलती है फिर आप आयरलैंड चले जाते हैं। आप वहाँ पे जाने के बाद आप, ऐसा नहीं है कि आप वहाँ पे जाते ही आप एज ए रजिस्टर्ड नर्स काम करने लगेंगे। आपको जो स्टार्टिंग का जो परमिट मिलता है, वर्क परमिट मिलता है, वो आपका शॉर्ट टर्म वर्क परमिट मिलता है जिसको हम लोग ATWS बोलते हैं। शॉर्ट टर्म परमिट मिलता है। उसके बाद आपको वहाँ पे जाने के बाद आपका जो रजिस्टर्ड नर्स है उसका एग्ज़ाम देना होता है।
जिसकी 2 कैटेगरीज़ हैं, एक है एडेप्टेशन प्रोग्राम, एक है आपका एप्टीट्यूड टेस्ट। ये सब क्लियर करने के बाद आपका वहाँ पे आपको जो फुल नर्सिंग का जो लाइसेंस मिलता है, अगर आपको वहाँ पे पिन मिल जाता है उसका इन एग्ज़ाम्स के बाद, तो उसके बाद ही आप वहाँ पे एज़ अ रजिस्टर्ड नर्स काम कर सकते हैं। उसके बाद आप एज़ अ रजिस्टर्ड नर्स वहाँ पे काम कर सकते हैं। सेम वैसे ही जैसे यूके के अंदर जब आप यहाँ पे आते हैं तो आपको OSCE का एग्ज़ाम देना होता है। अगर आपका OSCE क्लियर हो जाता है तो आप यहाँ पे एज़ अ रजिस्टर्ड नर्स काम कर सकते हैं। जो प्रोसेस है वो सिमिलर है, जो डॉक्यूमेंटेशन है वो भी सिमिलर है, क्योंकि सेम वही एक्सपीरियंस यहाँ चाहिए होता है, वहीं वहाँ पे भी आपको वही एक्सपीरियंस चाहिए होता है। आपको डॉक्यूमेंटेशन है, जो भी प्रोसेस है, ये सारी चीज़ें सेम है। बस थोड़ी वैकेंसीज़ की थोड़ी ज़्यादा है यहाँ पे यूके के अंदर एज़ कम्पेयर टू आयरलैंड, और जो प्रोसेस जो टाइम है वो एज़ कम्पेयर टू आयरलैंड यूके का काफ़ी शॉर्ट है और काफ़ी स्मूथ प्रोसेस है यूके का। इसलिए ज़्यादातर लोग यूके को प्रेफ़र करते हैं जिनका डिज़ायर्ड स्कोर आ जाता है। जिनका डिज़ायर्ड स्कोर नहीं आता है, जिनके पास ऑप्शन नहीं है, तो फिर उनको आयरलैंड जाना होता है। पहला ऑप्शन तो ये है, इसलिए लोग जाते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि काफ़ी सारे लोग आयरलैंड को प्रेफ़र करते हैं एज़ कम्पेयर टू यूके, क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन काफ़ी कम है, जो सोसाइटी है काफ़ी शांत है, और जो एनवायरनमेंट है वो भी काफ़ी शांत है, और बाकी सभी लोगों को पता है कि आयरलैंड काफ़ी सुंदर है। पर अगर आप यूके आते हैं, अगर आपको सुंदरता ही देखनी है, तो अगर आप यूके आने के बाद अगर आप वेल्स चले जाते हैं, उसके बाद नॉर्दर्न आयरलैंड चले जाते हैं, आप एडिनबर्ग चले जाते हैं, तो काफ़ी अच्छी जगह हैं। अगर आप वहाँ पे रहना चाहते हैं, अगर आपको नेचर पसंद है, तो आप वहाँ इन चीज़ों को प्रेफ़र कर सकते हैं। उसके बाद हमारा सबसे लास्ट पॉइंट आता है, वो आता है सैलरी। तो अब मैं आपको ये बताता हूँ कि सैलरी सबसे ज़्यादा कहाँ है, यूके में ज़्यादा है या फिर आयरलैंड के अंदर ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा सैलरी इन दोनों में अगर हम लोग बात करते हैं, तो इसके अंदर जो आयरलैंड है उसके अंदर ज़्यादा सैलरी है यूके से कंपेयर करते हैं तो। पर जैसे मैंने आपको बताया कि जो प्रोसेस है, और प्रोसेस के हिसाब से ही ज़्यादातर लोग यूके को प्रेफ़र करते हैं एज़ कम्पेयर टू आयरलैंड। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यूके के बारे में। यूके में अगर आपको इंडिया के अंदर या फिर अपनी होम कंट्री के अंदर चाहे 10 साल का एक्सपीरियंस है, चाहे 20 साल का एक्सपीरियंस है, पर जब आप यहाँ पे आते हैं तो आपकी जो सैलरी है वो बेसिक रेट से ही स्टार्ट होती है, क्योंकि जो एनएचएस है वो आपको एज ए फ्रेशर ही आपको यहाँ पे लेगी। तो आपकी जो सैलरी है वो बेसिक से ही स्टार्ट होगी, चाहे आप 1 साल का एक्सपीरियंस है, चाहे आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है, पर आपकी जो सैलरी होगी वो सेम ही होगी। आप एज ए बैंड 5 रजिस्टर्ड नर्स ही यहाँ पे आएंगे। तो जो आपकी स्टार्टिंग की जो सैलरी होती है वो 1 से 2 साल तक आपकी होती है 25,655 पाउंड्स। आपकी 1 से 2 साल तक आपकी सैलरी रहेगी। 2 साल के बाद आपका इंक्रीमेंट लगेगा। 2 से 4 साल तक आपकी होगी 27,780 पाउंड्स। उसके बाद 4 साल, मतलब हर 2 साल के अंदर इंक्रीमेंट हो रहा है। पहला 1 से 2, फिर 2 से 4, उसके बाद आती है 4 से 5 साल। उसके अंदर आपका 1 साल के अंदर आपका इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो 5 साल के बाद आपकी सैलरी होगी 31,534 पाउंड्स। तो ये आपकी 5 साल के बाद आपकी इंक्रीमेंट होगी। 5 साल के बाद अगर आप 6 साल काम करते हैं एज़ ए बैंड 5, 7 साल करते हैं, 8 साल करते हैं, 10 साल करते हैं, आप कितने भी साल करें, आपकी जो सैलरी है वो 31,534 से ऊपर नहीं जाएगी, जब तक आपका बैंड इंक्रीज़ नहीं होगा। फिर आप बैंड 6 पे जाएँगे, 7 पे जाएँगे, 8 पे जाएँगे। पर वो तभी जाएँगे तब आपके पास कैपेबिलिटी होगी, और आप अंदर से चाहते हैं, अगर आपको बैंड 6 पे जाना है, 7 पे जाना है, 8 पे जाना है। अगर आप उस चीज़ को क्वालीफाई नहीं कर सकते हैं, बैंड 6 पे नहीं जाते हैं, 7 पे नहीं जाते हैं, तो जो आपकी सैलरी है वो एकदम स्टेबल हो जाएगी, और आपकी उससे ज़्यादा सैलरी नहीं होने वाली है। तो यूके का ये बहुत बड़ा घाटा है कि अगर आपका 10 साल का एक्सपीरियंस भी है, अगर आप इंडिया में ही नहीं, अगर आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे भी अगर 10 साल का है, और अगर आप बैंड 5 पे काम करते हैं, तो जो आपकी सैलरी वही होगी जो कि किसी 5 साल का जो एक्सपीरियंस है जिसकी होती है, ठीक है? तो ये यूके का यहाँ पे घाटा है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं आयरलैंड की। आयरलैंड के अंदर काफ़ी अच्छा फ़ायदा है, और जो मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो में बताया था कि एक पॉइंट मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला था, कि जैसे कि यूके के अंदर चाहे या इंडिया में आपको 1 साल का एक्सपीरियंस हो, 2 साल का हो, 3 साल का हो अपनी होम कंट्री के अंदर, तो आपको आपका जो एक्सपीरियंस है वो वैलिड नहीं होता है। यहाँ पे आपको एज़ अ फ्रेशर ही स्टार्ट करना होता है। पर आयरलैंड के अंदर अगर आपका इंडिया के अंदर, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जिस भी कंट्री से आप हैं, अगर आपका वहाँ पे एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पे जब आप आते हैं तो आपको उस एक्सपीरियंस के हिसाब से ही सैलरी दी जाती है। ठीक है? तो मैं आपको बताता हूँ कि 1 से लेके 12 तक आपका अगर एक्सपीरियंस है, 1 ईयर से लेके 12 ईयर्स तक, तो आपकी जो सैलरी होगी वो कितनी होगी। तो जो भी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो पाउंड्स और यूरो के अंदर डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप गूगल पे करेंसी एक्सचेंज में जाके अगर आप चेक करते हैं कि 1 पाउंड की कितनी कीमत है इंडियन करेंसी के अंदर, तो आपको पता चल जाएगा, और 1 यूरो की कितनी की कीमत है इंडियन करेंसी के अंदर, तो आपको उसके बारे में पता चल जाएगा। तो जो हम लोग अभी आयरलैंड की सैलरी डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारी यूरोज़ के अंदर। तो मैं आपको बताता हूँ, 0 टू 1 ईयर अगर किसी के पास एक्सपीरियंस है तो उनकी सैलरी होगी 31,109 यूरोज़। अगर किसी का एक्सपीरियंस 1 टू 2 ईयर है, 32,949 यूरोज़ उसकी सैलरी होगी। अगर 2 टू 3 ईयर्स अगर किसी का एक्सपीरियंस है तो उसकी सैलरी होगी 33,888 यूरोज़।
तो अगर 3 to 4 ईयर्स किसी का अगर एक्सपीरियंस है तो उसकी जो सैलरी होगी वो होगी 35,130 यूरोज़। अगर 4 to 5 ईयर्स का अगर किसी के पास एक्सपीरियंस है तो उनकी जो सैलरी होगी वो 36,696 यूरोज़। अगर 5 to 6 ईयर्स का किसी के पास एक्सपीरियंस है तो उनकी जो सैलरी होगी वो होगी 38,260 यूरोज़। अगर 6 to 7 ईयर्स का अगर किसी के पास एक्सपीरियंस है तो उनकी जो सैलरी होगी वो 39,817 यूरोज़। अगर 7 to 8 ईयर्स का किसी के पास एक्सपीरियंस है तो उनकी जो सैलरी होगी वो होगी 41,163 यूरोज़। अगर 8 to 9 ईयर्स का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपकी सैलरी होगी 42,513 यूरोज़। अगर 9 to 10 ईयर्स का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपकी सैलरी होगी 43,856 यूरोज़। अगर आपका 10 to 11 ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो आपकी सैलरी होगी 45,201 यूरोज़। अगर आपकी 11 to 12 ईयर्स का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपकी जो सैलरी होगी 46,521 यूरोज़। तो जैसे कि आप देखते हैं कि आपका जो इंक्रीमेंट है यूके के अंदर वो 5 साल के बाद आपका स्टेबल हो जाता है, आपका वहाँ पे रुक जाता है, आपका वहाँ से ज़्यादा आपकी जो सैलरी है वो आपकी इंक्रीज़ नहीं होगी। जो आपकी 31,534 पाउंड्स है उससे ऊपर आपकी सैलरी नहीं होगी, चाहे आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस हो। अगर आप बैंड इंक्रीज़ करते हैं तभी आपकी सैलरी आपकी इंक्रीज़ होती है। पर आयरलैंड के अंदर ऐसा नहीं है, आपका 5 साल के बाद भी आपकी जो सैलरी है वो इंक्रीज़ होती रहती है। अगर आपकी सैलरी इंक्रीज़ होती रहती है, अगर आपकी रैंक वहाँ पे इंक्रीज़ होती है तो आपकी और भी ज़्यादा सैलरी होगी। और बाकी जो इंक्रीमेंट्स की मैं बात करूँ तो इंक्रीमेंट सेम ही है। अगर हम लोग नाइट शिफ्ट करते हैं तो हमारा 1.5 टाइम्स आपका जो इंक्रीमेंट लगता है आपकी सैलरी पर वो होगा। अगर आप बैंक ड्यूटीज़ करते हैं या फिर आप संडेज़ करते हैं, बैंक हॉलीडेज़ करते हैं तो वहाँ पे आपकी डबल सैलरी आपको मिलेगी। तो ये था हमारा तीसरा पॉइंट। तो एज़ कम्पेयर टू यूके, आयरलैंड की सैलरी काफ़ी ज़्यादा है। और जब अगर आप एक्सपीरियंस देखते हैं, अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे उसको अप्लाई कर सकते हैं आयरलैंड के अंदर, पर आप यूके के अंदर नहीं कर सकते हैं। तो बस यही चीज़ें डिस्कस करनी थी। बाकी जो नॉर्मल चीज़ें हैं जैसे कि अकोमोडेशन वगैरह, आपका एक्सपेंस वगैरह, तो आप सभी लोगों को पता है, चाहे आप इंडिया में रहते हो, आप यूके में रहते हो, आयरलैंड के अंदर रहते हो। अगर आप इंडिया में भी अगर आप दिल्ली में रहते हैं तब एक्सपेंस है वो थोड़ा ज़्यादा होगा। बाकी अगर आप गाँव के साइड रहते हैं तो आपका एक्सपेंस कम होगा। सेम वही हाल यहाँ पे है। अगर आप लंदन में रहते हैं तो आपका एक्सपेंस थोड़ा ज़्यादा होगा, मैनचेस्टर रहते हैं तो एक्सपेंस थोड़ा ज़्यादा होगा, थोड़ा कंट्री साइड में रहते हैं तो आपका एक्सपेंस थोड़ा कम होगा। सेम वही आयरलैंड की बात है। अगर आप डबलिन में रहते हैं तो आपका एक्सपेंस थोड़ा ज़्यादा होगा। बाकी अगर आप काउंटीज़ में रहते हैं या फिर काउंटीज़ के साइड में रहते हैं तो आपके जो एक्सपेंस है वो थोड़ा कम होगा। तो ये इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है डिस्कस करने के लिए। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी कि आपका स्कोर, जो कि आपका इंग्लिश का स्कोर है वो कैसा होना चाहिए, आपका जो प्रोसेस है जो कि मैंने बता दिया है आपको, और जो तीसरा है आपकी सैलरी वो मैंने आप लोगों के साथ बता दी है। बाकी अगर मेरे से कोई पॉइंट मिस होता है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, तो मैं आपके आंसर्स वहाँ पे दे दूँगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी और काफ़ी हेल्पफुल होगी आप लोगों के लिए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच, आपने हमें इतना टाइम दिया। धन्यवाद।